हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर आपके क्रॉनिकल में जितने भी वन लाइनर समसामयिकी दिए हैं उनका हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में सभी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर लगभग 250 क्वेश्चन है। मैं पहले आपको बता देता हूँ डिटेल में। ये यहाँ पर आपका पूरा जुलाई मंथ का जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं आपके क्रॉनिकल में, ये सभी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं क्या करवाने वाला हूँ, जितने भी राष्ट्रीय होंगे, इकोनॉमिक्स के सेक्शन होंगे, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस टेक, रिपोर्ट एंड सूचकांक, ये सभी जितने भी क्वेश्चन बने थे जुलाई मंथ में वो सब होंगे जो क्रॉनिकल में आपके बने हैं, ये होंगे। इसके बाद यहाँ पर क्रॉनिकल में आपको पता होगा आपका योजना कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति, ठीक है, जो जुलाई मंथ का है। कौन कौन सा हम बता रहे हैं? योजना, ठीक है, योजना याद रखेंगे, योजना कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र, और जो विज्ञान प्रगति है, ठीक है, याद रखेंगे विज्ञान प्रगति, क्योंकि आप हर बार पेपर में देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। और यहाँ पर कुछ स्टैटिक्स के पार्ट होते हैं, तो अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो स्टैटिक्स के पार्ट हैं, ये जो कुरुक्षेत्र हो गया, योजना हो गया, विज्ञान प्रगति, ये गवर्नमेंट के आपके मैगजीन होते हैं। तो यहाँ पर आयोग यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है। तो चलते हैं, 250 क्वेश्चन आप कर लीजिए, 2 के स्पीड में ही देख लीजिए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपके इस मैगजीन में बने हैं वो सभी क्वेश्चन आज हम क्लियर कर देंगे, सभी पूरे क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब लगभग आपका इससे पहले भी हमने कई जो थ्योरी वाला पार्ट था उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पर, आज हम शुरू करते हैं, पूरे 250 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनने की आपकी लगभग संभावना होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ करेंगे, इसके बाद इन्हीं क्वेश्चन का क्यूज के फॉर्म में टेलीग्राम पे भी हम देंगे, वहाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ, वहाँ और टेलीग्राम पे, हमारे चैनल पे ये आपका क्रॉनिकल, आई दृष्टि एंड घटनासार, यही तीनों करवाया जाता है, सिर्फ आपके आर ओ पीसीएस के पेपर को ध्यान में रखकर। और 90% क्वेश्चन यहीं से बन जाते, इसी तीनों मैगजीन से बन जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको पेपर तक पूरी तरह से हर चीज़ें, चाहे घटनासार हो, चाहे क्रॉनिकल हो या आई दृष्टि हो, पूरी तरह से रट जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज ये, ठीक है। तो आज इसको चलते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, कौन है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री? CR पाटिल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग CWC के किस प्रकाशन का विमोचन किया है? तो किस प्रकाशन का विमोचन किया है? तो याद रखेंगे वो किसका विमोचन किया है? भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन, ठीक है। किसके कारण? भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन। यहाँ पर आंसर सी होगा। इस PDF को अगर आपको चाहिएगा तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाल ही में भारत सरकार के तहत संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCM के माध्यम से किस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो क्या किया गया है? सभी गांवों का मानचित्रणकरण होगा और दस्तावेजीकरण होगा। तो किसके मतलब किसके कौन से कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो कौन सा? मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा गांव मेरी धरोहर याद रखेंगे, बी वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये बना है, हाल ही में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन पर बैठने की 350वीं वर्षगांठ, याद रखेंगे 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से किस वस्त्र को सतारा संग्रहालय लाया गया? तो किस वस्त्र को सतारा संग्रहालय लाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 350वीं वर्षगांठ थी छत्रपति महाराज शिवाजी के बैठने की, तो वो उसी उपलक्ष्य में एक वस्तु लाया गया। तो उस वस्तु का नाम है बाघ नख, याद रखेंगे, बाघ नख। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
18 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन MANS की शुरुआत की और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जोनल कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भी किया? तो किसने ये किया? तो ये किसने किया? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने किया? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया। श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल कार्यालय का वर्चुअल मतलब टीवी के थ्रू, मतलब वहाँ पर नहीं गए थे, सिर्फ ऑनलाइन कर दिए थे। ठीक है, तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, ये दोनों मंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी। ठीक है, ये बी वाला आंसर सही होगा। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। करा 18 जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम उपलब्धियों का जश्न उत्कृष्टता को प्रेरित करना नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया? तो ये किस मंत्रालय ने आयोजित किया? तो ये किस मंत्रालय ने? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आयोजित किया। ये सी वाला आंसर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर 6 वाला, 16 जुलाई 2024 को वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान परिषद CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRI ने नई दिल्ली परिसर भवन में अपना कौन सा स्थापना दिवस? देखिए इसका संस्थान का वो भी कहाँ, ये भी पूछ लिया जाता है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में परिसर भवन में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 73वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है 16 जुलाई 2024 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नीति आयोग की संरचना में बदलाव किया गया। संशोधित संरचना में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे? तो कौन नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे? सुमन बेरी। तो याद रखेंगे सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी। हमेशा प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 8वें नंबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 जुलाई 2024 को मद्रास उच्च न्यायालय के किस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? तो बताइए ये क्या? मद्रास उच्च न्यायालय के किस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया? किसको नियुक्त किया? आर महादेवन को। याद रखेंगे आर महादेवन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 से 15 जुलाई 2024 के मध्य किस संस्थान द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय सेमिनार सर्वोत्तम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया ये? तो ये AIIA नई दिल्ली, तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में कब? 13 से 15 जुलाई 2024 के मध्य सर्वोत्तम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ठीक है, चलते हैं। इतना अगर पढ़ लेंगे तो अब आपका सिर्फ क्या पोर्शन बचेगा? लास्ट में जो 100 क्वेश्चन होता है वही ऑब्जेक्टिव वही बचेगा, वो भी हम 2-4 दिन में 1-2 दिन में ला ही देंगे। ठीक है, और आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 9 जुलाई 2024 को डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो किस में नियुक्त किया गया है? किस में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक, इसी में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या कर रहा है? किसे हिंदी साहित्य के विकास और उनके योगदान के लिए 27 जून 2024 को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया? विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। याद रखेंगे डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कह रहा आर्थिकी में, देखते हैं इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में क्या कर रहे हैं। 22 जुलाई 2024 को फेडरल बैंक ने किसे 23 सितंबर 2024 से बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया? तो फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कह रहा है 10 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को प्रेषण का दायरा बढ़ा दिया है? तो किसने? उदारीकरण प्रेषण योजना के तहत। ठीक है, उदारीकरण प्रेषण योजना। नेक्स्ट देखते हैं
अब देखिए ये 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, केंद्र सरकार ने किसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा BSNL अभी सुर्खियों में बहुत है अपने सस्ते टैरिफ प्लान के लिए, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है, तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि को, ठीक है, रॉबर्ट जेरार्ड रवि को। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग, देखिए इंडियन रेलवे कैटरिंग की बात कर रहा है और टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC का दर्जा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की सूची ये B से बढ़ाकर इनकी किस सूची में रख दिया गया, तो B से बढ़ा के तो A ही सूची में होगा, ठीक है, तो A सूची में रख दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 25 जुलाई 2024 को इस्पात मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो 25 जुलाई 2024 को इस्पात मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है, इस्पात आयात निगरानी 2.0, याद रखेंगे, इस्पात आयात निगरानी 2.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर का, 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 96वें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन किया। तो पहले ये याद रखिएगा कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। 96वें कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना के अवसर पर प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये नई दिल्ली में किया गया है, तो क्योंकि ICAR का मुख्यालय यहीं पर है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल देखते हैं, 24 जुलाई 2024 को नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय किस एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन PCS या किसी पेपर में अभी हाल ही में आए थे कि नेपाल में कोई और दुर्घटना हुआ था इसी हवाई जहाज़ का, तो ठीक है, एयरलाइंस का, तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो वो कौन सा एयरलाइंस है, भरते समय किस एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये होता है, ठीक है, कई मतलब हर देखा जाता है कि हर 6 महीना 1-2 साल में हो ही जाता है, ठीक है, तो बहुत भारी चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है ये। अब देखते हैं यहाँ पर 22 जुलाई 2024 को एस्टोनिया की संसद ने किसे देश का अगला प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी, तो एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, क्रिस्टल मिशन, ठीक है, क्रिस्टल मिसल, याद रखेंगे इनका नाम, एस्टोनिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 20वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कह रहा है हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबर्टा मेंचू-दुम को सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास सहित गांधी और मंडेला मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किस पुरस्कार से, तो वो गांधी मंडेला पुरस्कार 2020, ठीक है, इसी से सम्मानित किया गया, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितना योगदान देने की घोषणा की। तो क्षेत्रों में जो सत्र हुआ था कहाँ पर हुआ था, ये हमारे भारत में हुआ था, पहली बार हुआ था ये 46वां सत्र जो यूनेस्को विश्व धरोहर का, ठीक है, कब से कब चला था, हमने बताया था 21 जुलाई से चला था, 31 जुलाई के मध्य ये चला था, ठीक है। तो इसमें को कितना योगदान देने की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ये $10 लाख, याद रखेंगे, $10 लाख योगदान देने की घोषणा की गई है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या करा 11 से 12 जुलाई 2024 के मध्य किसने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व का मंडल किया। तो भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व का मंडल कौन करेंगे, हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की, ठीक, यही। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर का, 20 जुलाई 2024 को कौन से 2 भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं, तो कौन, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। कहीं पे है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये है,
यही शामिल हुए हैं। ठीक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है 17 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत INS तबर 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश में पहुंचा। तो INS तबर 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश में पहुंचा, तो ये जर्मनी में पहुंचा। कहाँ पर, जर्मनी में पहुंचा। चलते हैं, जिनको स्लो लगेगा स्पीड बढ़ा लेंगे, स्लो क्योंकि चलते हैं, क्योंकि सभी लोग को प्रॉब्लम होती है अगर तेज़ चलते हैं। ठीक है, कुछ लोग, इसीलिए हम स्लो चलते हैं। आप स्पीड है वहाँ पर, वहाँ बढ़ा सकते हैं। 16 से 17 जुलाई 2024 को मध्य G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक, ठीक है, कहाँ आयोजित की गई। तो ये 24 के मध्य, मतलब 16 से 17 जुलाई के मध्य G7 मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई। इटली के रेजियो कैलिब्रिया में। ठीक है, इटली के रेजियो कैलिब्रिया है ये। ठीक है, कैलिब्रिया, कैलिब्रिया, ठीक, यहाँ पे आयोजित की गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए किस संगठन को $25 लाख की पहली किस्त जारी की है। तो बताइए किस, तो ये संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को, संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य, UNRW, ये सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। 7 जुलाई 2024 को प्रमुख भारतीय व्यवसायी राम बक्सानी का 83 वर्ष की आयु में कहाँ पर निधन हो गया। तो बताइए इनका कहाँ पर 83 वर्ष की आयु में निधन हो, बहुत प्रमुख व्यवसायी थे। तो ये कहाँ पर, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक, वो संयुक्त राज्य अमीरात में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 5 जुलाई 2024 को भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के रक्षा मंत्रियों के मध्य पहली सचिव स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो पहली सचिव स्तरीय बैठक कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ पर, नई दिल्ली में, याद रखेंगे। ये देखिए 29 नंबर का, हाल ही में किस देश के मुन्नाइंसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने एक कलाकृति की खोज की जिसका निर्माण कम से कम 51,200 वर्ष पूर्व हुआ था। तो कहाँ पर ये खोज की गई, तो ये कहाँ पर, इंडोनेशिया में की गई। मुन्नाइंसी द्वीप, ये भी पूछ सकता है ये कहाँ पर, मुन्नाइंसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने कलाकृति की खोज की जो इतना पुराना है। तो ये इंडोनेशिया में। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा, भारतीय दूतावास ने भारतीय संस्कृत विविधता और क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के पर्यटन और जिला एक उत्पाद को दर्शाने वाली नई दीवारों का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो ये किस देश में, बहरीन में किया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहरीन में किया गया। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये एक समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ, बांग्लादेश, जहाँ पर भी क्राइसिस चल रहा है। यहाँ पर देखते हैं 28 जून 2024 को पहला भारत बेलारूस काउंसुलर संवाद कहाँ आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये मिन्स्क में आयोजित किया गया। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चन। साइंस एंड टेक में क्वेश्चन बना है कि 8 जुलाई 2024 को वैज्ञानिकों ने किस एक्सोप्लैनेट की खोज की जिसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह है। तो बताइए, जिसकी गंध सड़े हुए अंडे की, तो अभी इसका नाम यही है HD 189733b। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि वह 2028 में रैपिड ओपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी रामसेस अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रही है। तो कौन सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा। ठीक है, ईसा ने, ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी यही बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर का, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की है। तो CNG फ्रीडम 125 किसने लॉन्च किया है। तो बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है। किसने, दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल
फ्रीडम 125, ठीक है। तो एक मोबाइल जो लॉन्च होता था वैसे ये भी है, ठीक है, बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 2 जुलाई 2024 को भारत के किस मिशन ने सूर्य पृथ्वी L1, ठीक है, ये करें सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की। तो ये किसने पूरी की? तो आदित्य L1। आदित्य L1 से बहुत ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। 29 जून 2024 को तीसरे 251 बोलार्ड पुलटग बजरंग को किसको सौंपा गया? तो ये बताइए 25, ये 251 नहीं है, 25T है, याद रखेंगे, ठीक है। 29 जून 2024 को तीसरे 25T बोलार्ड पुलटग बजरंग को किसको सौंपा गया? तो ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया। किसको? भारतीय नौसेना को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया 19 जुलाई 2024 को 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये यहाँ का डी वाला होगा आंसर। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं? हाल ही में किस देश ने COP 129 की जलवायु कार्रवाई कोष का शुभारंभ किया? तो ये किसने किया? अजरबैजान ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोप, ये याद रखेंगे, कोप है, ठीक है, कोप 129 नहीं है, कोप 29 है, ठीक है, ये गलत है, कोप 29, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो कोप 29 के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष का शुभारंभ किया। तो ये किसने किया? अजरबैजान ने किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, याद रखेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फॉलिकन के संरक्षण के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और यहाँ पर भी आपका लेसर फ्लोरिकन है, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें हमने ये प्रिंटिंग थोड़ा था मान लिख दिया गया था। लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए अगले चरण में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? संरक्षण के लिए अगले चरण में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो ये कितने करोड़ रुपए के लिए? 56 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, ठीक है। ये कौन है? जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर और लेसन फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए 56 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? 30 जून 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा, ठीक है, जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2023 में 641 नई जंतु प्रजातियाँ तथा कितने नए पादप वर्ग प्लांट टैक्सा की खोज की गई? तो कितने? 339 नए पादप वर्ग की खोज की गई। तो यहाँ पर बी वाला आंसर सही होगा। अब देखिए रिपोर्ट और सूचकांक में आपका क्या क्वेश्चन बना है। 18 जुलाई 2024 को कितने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 2030 तक $100 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन की करने की सिफारिश की गई है। तो बताइए कितने? ये नीति आयोग होगा, ठीक है, याद रखेंगे। किसने? ये किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये नीति आयोग ने किया है, ठीक। यहाँ करा है 14 जुलाई 2024 को किसके द्वारा जारी इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा और कसमुंडा कोयला खदानों ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा और चौथा स्थान हासिल किया? तो कौन सा? एक गेवरा है और एक कासमुंडा कोयला खदान विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में दूसरा और चौथा स्थान हासिल किया। तो ये बताइए किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी? तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी worldatlas.com के द्वारा, ठीक है, बी वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन घबराइएगा मत, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, जो एकदम सिंपल होते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर को भी पता रहता है, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे।
अभी आप करंट देख लीजिए, जो आपका आर ओ का पेपर हुआ था, कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन बनेंगे। मैं भी आपको सिंपल क्वेश्चन ला सकता हूँ, आपको खुश कर दे सकता हूँ, लेकिन वैसे कुछ आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर जब आप देखेंगे कि कुछ नहीं फंसा तो आप मुझे ही कहेंगे आपने करंट पढ़ाया कुछ नहीं आया, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं पूरी तरह से आपको आई दृष्टि, घटनासार और ये क्रॉनिकल रटा दूंगा पेपर तक, ठीक है। कहीं भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना ही देख लीजिए, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा, कोई करंट नहीं छूटेगा। आप पेपर दे के आइएगा और मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 16 जुलाई 2024 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली विज्ञान भवन में किस नाम से एक रिपोर्ट जारी की? तो किस नाम से एक रिपोर्ट जारी की? तो भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप, भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 10 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी जानकारी के अनुसार मार्च 2024 में वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान क्या था? तो वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान 64.2 था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर कौन से हैं? तो सबसे महंगे शहर कौन कौन से हैं? हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख। किसके द्वारा है? कास्ट ऑफ लिविंग डेटा 2000 रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर कौन से हैं, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की बात कर रहा है यहाँ पर, एक डेटा और आया था कि सबसे अच्छा शहर रहने के लिए, तो वहाँ वियना होना होता है, लेकिन यहाँ श्रमिकों के लिए पूछ रहा है, तो ये याद रखिएगा, नहीं तो आप उस क्वेश्चन को इसमें मिक्स कर दीजिएगा। यहाँ हांगकांग, सिंगापुर, जो ज्यूरिख होगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा शहर लगातार तीसरे साल सबसे रहने योग्य शहर के रूप में सूचकांक में शामिल है? तो यही अभी क्वेश्चन हम बता रहे थे, कौन सा? तो वियना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में अंतर समझिएगा, नहीं तो हांगकांग वहाँ भी लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा सबसे अच्छा शहर, अगर आपको मैं कहूँ कि सबसे अच्छा शहर एक बताइए जहाँ पर सबसे अच्छी सुविधा हो, ठीक है। मतलब इन सब के हिसाब से सबसे अच्छा शहर तो आप जहाँ रहते हैं वही आपका सबसे अच्छा शहर माना जाता है आपके लिए, ठीक है। तो ये वियना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है, 6 जुलाई 2024 को गुजरात के गांधीनगर के किस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में नव उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% सहायता प्रदान करने की योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो किस योजना के तहत? AGR2 योजना के तहत योजना और कार्यक्रम है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 49 क्वेश्चन क्या करा, 5 जुलाई 2024 को महिला उद्यमिता मंच किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम SEHER शुरू किया गया? किसके द्वारा SEHER? तो ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। ये याद रखेंगे, ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? स्वनिधि योजना के तहत पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो ये मध्य प्रदेश ने यह हासिल किया, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब राज्य समाचार के बारे में देखते हैं कुछ। 25 जुलाई को केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के हिस्से के रूप में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जून को लॉन्च किया था, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, के हिस्से के रूप में झारखंड के धनबाद में किस अभियान का उद्घाटन किया? इसी के तहत, ठीक है। तो इसी के तहत योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के अकबर नगर में पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया था, और यहाँ पर कोयला मंत्री, केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी इसी के तहत एक पेड़ माँ के नाम लगाने का, तो वो कौन सा अभियान है? वृक्षारोपण अभियान 2024, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं
25 जुलाई 2024 को 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। विषयगत श्रेणी में बिहार के सारा रेडियो मयूर को उसके किस कार्यक्रम के लिए पुरस्कार दिया गया? तो ये टेक सखी के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 53 में। यहाँ पे कह रहा है मिशन मिजोरम और आइजोल द्वारा रेलवे संपर्क के अंतर्गत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन होगा? ठीक है, तो आइजोल, मिजोरम और आइजोल कब तक रेलवे संपर्क के अंतर्गत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र की राजधानी शहर कौन होगा? तो ये 2025 तक बताया गया है, जुलाई 2025 तक, ये याद रखिएगा सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं समाचार में और देखते हैं 20 जुलाई 2024 को तेलंगाना सरकार ने श्री दशरथी कृष्णाचार्य, ठीक है, श्री दशरथी कृष्णाचार्य पुरस्कार 2024 किसे चुना? ठीक है, तो श्री दशरथी कृष्णाचार्य पुरस्कार 2024 जुक्रांति जगन्नाथ को चुना गया, जुक्रांति जगन्नाथम को चुना गया। अब यहाँ पर देखते हैं हाल ही में मेघालय ने राज्य के स्वामित्व वाला कौन सा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो याद रखिएगा हमने कहा था केरल के बाद मेघालय ऐसा राज्य है जिसने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। OTT प्लेटफॉर्म मतलब जैसे अमेजॉन हो गया, अमेजॉन प्राइम, वो मतलब अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो वाला हो गया, ठीक है, सिनेमा, तो ये सब जो OTT प्लेटफॉर्म है ऐसे ही मेघालय ने अपना और केरल ने पहले ही लॉन्च किया था। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेलो मेघालय। ठीक है, हेलो मेघालय है कि? हाँ, हेलो मेघालय नाम है। अब यहाँ पर देखते हैं 18 जुलाई 2024 को क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने पारंपरिक तरीकों को समकालीन अनुसंधान के साथ जोड़ते हुए रेजिमेनल थेरेपी में नवाचार पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? तो ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? तो ये बताइए कहाँ किया? तो ये कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में किया। ठीक है, नहीं देखते हैं यहाँ लिखा गया है हाल ही में किस राज्य ने चांदीपुरा वायरल इंसेफेलाइटिस का मामला दर्ज किया है? तो ये किसने दर्ज किया है? तो ये गुजरात ने दर्ज किया है चांदीपुरा वायरल इंसेफेलाइटिस मामला। ये चांदीपुरा कोई स्थान नहीं है, एक बीमारी है। ठीक है, यहीं पर एक चांदीपुरा वायरल इंसेफेलाइटिस का मामला दर्ज हुआ है गुजरात में। ठीक है, और देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में भोजशाला परिसर में मौजूदा संरचना का निर्माण मंदिर अवशेषों के उपयोग करने के लिए किया गया था? तो किसमें, कहाँ पे किया गया था? ये धार में। ठीक है, ये धार। अब यहाँ पर देखिए 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो ये मध्य प्रदेश में किया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 14 जुलाई 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस शहर ने एक दिन में 12 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये किस शहर ने बनाया एक दिन में 12 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो ये किसने बनाया? तो 12 नहीं होगा, यहाँ पर एक दिन में 11 लाख होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 11 लाख बनाए थे। ठीक है, तो एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंदौर ने बनाया। ठीक है, किसने? इंदौर ने। अब देखिए यहाँ पर 10 जुलाई 2024 को किस राज्य की कैबिनेट द्वारा VVIP लोगों को ले जाने के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? ठीक है, तो ये किस राज्य की कैबिनेट ने? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने दिया। ठीक है, तो अभी सब क्वेश्चन किस पे आ रहा? मध्य प्रदेश दिया। ठीक, चलते हैं, नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 10 जुलाई 2024 को राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का पूर्ण बजट पेश किया जिसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए कितना व्यय प्रस्तावित है? तो कितना? 4.95 लाख करोड़ रुपए। हमारे यहाँ कितना जाता है? लगभग 7.5 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाता है। ठीक है, सोचिए। अब यहाँ पर देखते हैं
8 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति की नियुक्ति की? तो किसकी अध्यक्षता में? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश उमेश ललित। ठीक है, याद रखिएगा, उदय उमेश ललित, यू ललित जिसको आप बोलते हैं जिनको। ठीक है, बी वाला आंसर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर करा है 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किस? तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, ठीक, इसी के साथ TTDCO। अब यहाँ पर देखते हैं 1 जुलाई 2024 को एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। दक्षिण एशिया का है सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ का? महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 66 नंबर 1 जुलाई 2024 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट, ठीक, हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में किसका उद्घाटन किया? तो किसका उद्घाटन किया? हथियार प्रणाली स्कूल का, WSS का उद्घाटन किया। अब यहाँ पर देखते हैं 67 का 26 से 28 जून 2024 के मध्य कहाँ पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया 2024 आयोजित किया गया? तो कहाँ पर यह आयोजित किया गया? तो कोच्चि में आयोजित किया गया। खेल वाले में देख लेते हैं 22 जुलाई 2024 को किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? किसको? अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया। ठीक है, 69 का देखते हैं 22 जुलाई 2024 को किस भारतीय रेसर ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली F2 स्प्रिंट रेस जीती? तो पहली अपनी F2 स्प्रिंट रेस किसने जीती? कुश मैनी ने जीती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 21 जुलाई 2024 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने स्विस ओपन 2024 युगल स्पर्धा जीता? तो किसने जीता? यूकी भांभारी ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ लिखा गया 21 जुलाई 2024 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इंडियन सुपर लीग के किस कोच को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? तो बताइए किसको नियुक्त किया? पूरा आंसर देखिए ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये नियुक्त किया है मॉर्नो मार्केज को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नहीं देखते हैं 70 नंबर का विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? तो ये भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है इनका बताना। शौर्य वावा हैं। ठीक, कौन है? शौर्य वावा हैं। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर का 17 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने कितने देशों को क्रिकेट की दुनिया में उनके परिवर्तनकारी कार्य के लिए 2023 के ICC डेवलपमेंट पुरस्कार को घोषित का विजेता घोषित किया है? बताइए। ये 6 देशों को। ठीक है, तो याद रखेंगे 6 देशों। कितने देशों को क्रिकेट दुनिया में उनके परिवर्तनकारी कार्य के लिए 2023 के ICC डेवलपमेंट पुरस्कार से 6 देशों के। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर कह रहा है 12 जुलाई 2024 को किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ठीक है, इनके नाम बहुत से क्या कहते हैं विकेट हैं, तो कौन है? जेम्स एंडरसन। ठीक है, जेम्स एंडरसन बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 14 जुलाई 2024 को विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन टेनिस में। ठीक है, 14 जुलाई 2024 विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, इस समय यही छाए हुए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? ये होंगे हुई मतलब अभी जब मैं तो कौन है? PV सिंधु और शरद कमल। बी वाला आंसर होगा। ध्वज उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
9 जुलाई 2024 को किसे भारत के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो किसको? गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया। वो देखिए यहाँ पर 9 जुलाई 2024 को जून के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो जून मंथ के लिए तो किसके मतलब घोषित किया गया? वो जसप्रीत बुमराह है। ठीक है, किसको? जसप्रीत बुमराह है। तो ये बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 जुलाई 2024 को ओलंपिक के लिए भारत के सेफ्टी मिशन के रूप में किसे चुना गया? तो गगन नारंग को चुना गया सेफ्टी मिशन के लिए। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7 जुलाई 2024 को एशिया डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो ये किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? अभय सिंह ने जीता। ठीक है, याद रखेंगे अभय सिंह। अब आएंगे आपके मैगजीन। ठीक है, कि मैगजीन से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये मैगजीन आपका जुलाई मंथ का मैगजीन है। यहाँ पर मैं आपको योजना कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति से जितने भी सारांश हैं उन सब के क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवाऊंगा। ठीक है, जब अगर आप मैगजीन पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत आसान लग रहा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, इन क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैगजीन में क्या क्या दिया हुआ था। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, योजना मैगजीन पहले हम शुरू करते हैं, इसके बाद हम कुरुक्षेत्र करेंगे, इसके बाद विज्ञान प्रगति करेंगे। दालों और दूध के उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो दालों और दूध के उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? ये प्रथम स्थान है। वहाँ पर जानते हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन में इसी दालों और दूध पर एक बढ़िया थ्योरी बना होगा, तो उसी थ्योरी से ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है सब्जियों, फलों और गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो ये बताइए भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? कह रहा है सब्जियों में, फलों में, गेहूं में और चावल में। तो हमें पता है चावल में हम दूसरे स्थान पर, यहाँ चावल दिया ही है। गेहूं में हम दूसरे स्थान पर, पहले पे चाइना है। तो सब में हम हमारा फल सब्जी नहीं पता है, तब भी गेहूँ चावल से हम लगा देंगे, दूसरे स्थान पर हैं हम। चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है वैश्विक स्तर पर अनाज और अंडे के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? अनाज और अंडे, तो अंडे मतलब हम तीसरे स्थान पे ही है। ठीक है, इसीलिए इतना महंगा बिकता है अंडा। ठीक है, तो हम कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत अपने कृषि उत्पादन का कितने प्रतिशत से कम प्रसंस्करण कर रहा है? तो भारत अपने कृषि उत्पादन का कितने % प्रसंस्करण कर रहा है? 10% कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं मेक इन इंडिया पहल के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को किस प्रमुख प्राथमिकता वाले उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है? बताइए किस प्रमुख क्षेत्र को वाले उद्योग को मान्यता दी गई है? तो ये कौन सा होगा? यहाँ पे तो दिया नहीं। हाँ, सूर्योदय क्षेत्र, याद रखेंगे सूर्योदय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखते हैं यहाँ पर समग्र जीवीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कितने % हिस्सेदारी है? तो खाद्य प्रसंस्करण 1.88% की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है किस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को असंगठित क्षेत्र में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना है और क्षेत्र में औपचारीकरण को बढ़ावा देना है? तो किसमें? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। ठीक है, सी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम नामक योजना के तहत 2020 से 25 की अवधि के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने करोड़ रुपए का परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है? 10,000 करोड़ रुपए परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है। 89 का क्वेश्चन देखते हैं भारत का खाद्य प्रसंस्करण बाजार 2023 में 27,5 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि 2032 तक कितने बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री चिराग पासवान को बनाया गया है। ठीक है, तो ये 61,327, ठीक, इतना पहुंचाने की उम्मीद है 2032 तक बिलियन डॉलर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं करें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से कितने % प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति
है तो कितने परसेंट? 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में। मतलब कोई भी विदेशी कंपनी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 100% अपना निवेश कर सकती है। ठीक, इससे क्या होगा, हमारी जो जनता है उसको सस्ते दामों पर हर चीज़ उपलब्ध हो पाएगा। और जो काफ़ी चीज़ें क्या होता है, गवर्नमेंट ने सही किया है, 100% इसको निवेश की अनुमति दी है। क्योंकि हमारे यहाँ जानते क्या प्रॉब्लम है, कई चीज़ें बिकने के बिना ख़राब हो जाती हैं और कई चीज़ें की जो लाइफ साइकिल होती है कई सामान की, जैसे टमाटर हुआ और अन्य चीज़ें हुई, इनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है तो कुछ ही दिन में ख़राब होने लगते हैं। तो अगर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ये लोग मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी आएगी विदेशों से तो क्या होगा, वो ख़राब नहीं होंगे, उनका प्रोडक्ट बनाया जा सकता है अच्छे से। ठीक है, तो वो परिवारों को मतलब हर परिवार पा सकता है कम दाम पर। ठीक है, नहीं तो वही महंगे दाम पर मिलेगा। ठीक है, तो ये 100% ये बहुत सही किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? फसाई की स्थापना 2006 में की गई थी। देखिए यहाँ पर आप स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ने का यही फ़ायदा होता है, स्टैटिक्स भी मिलता रहता है इसमें। किसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत खाद्य उत्पादों के लिए व्यापक विज्ञान आधारित मानक आधारित करना और उनके उत्पादन, भंडारण, वितरण और आयात की देखरेख करना शामिल है? ठीक है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण बी वाला सही होगा। यहाँ देखते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मुख्य रूप से किसे विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो मुख्य रूप से किसे विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? घरेलू आयात किया गया खाद्य। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, भारत का आधिकारिक निर्यात प्रमाण निकाय कौन है जो भारत से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो ये कौन है? निर्यात निरीक्षण परिषद। ठीक है, ये है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 95 नंबर का कह रहे हैं, जैविक खाद्य उत्पादों सहित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? किसे सौंपी गई है? ये सौंपी गई है कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को। ठीक है, इसी को सौंपी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1972 में की गई थी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है चाय की खेती प्रसंस्करण घरेलू व्यापार के साथ साथ भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो वो चाय बोर्ड या टी बोर्ड या की स्थापना की गई थी, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है भारत सरकार द्वारा भारत से रासायनिक संबंध उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो ये किसकी स्थापना? कैप्सिकल की स्थापना। ठीक है, याद रखेंगे, कैप्सिकल की स्थापना की गई थी। देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण पदार्थों की क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक कंपटीशन क्या है विश्व में? प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितने % है? तो भारत की हिस्सेदारी कितने % है? 1.8% है, याद रखेंगे 1.8% है। अब देखिए, खाद्य प्रसंस्करण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने % निर्यात का योगदान करता है? कितने % निर्यात का योगदान करता है? 30% निर्यात का योगदान करता है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ कह रहा है समर्पित कृषि निर्यात नीति की शुरुआत कब की गई थी? ये बताइए कब की गई थी? तो 2018 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से बड़ी प्रोत्साहन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब अनुमोदित किया गया? ये कब अनुमोदित किया गया? 31 मार्च 2021 को अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई पहल किसके माध्यम से शुरू की गई है? तो किसके माध्यम से शुरू की गई है ये? ठीक है, ये मेगा फूड पार्क की सहायता से शुरू की गई है। अब देखिए यहाँ करा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? तो क्या क्या शामिल है?
निर्मित और मूल्यवर्धित वस्तुएं, ठीक है। कौन सी? निर्मित, यहाँ पर है निर्मित, यहाँ नहीं है, उत्पादन है, ठीक है। यहाँ निर्मित भी लिख सकते हैं, उत्पादन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ उत्पादन और मूल्य वर्धित प्रक्रियाएं शामिल है, सी वाला सही है, ठीक। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा तैयार की गई बेकार सामग्री अथवा सह उत्पादों के मूल्यवान उत्पादों अथवा संसाधनों के रूप में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसके बदलाव की प्रक्रिया को मूल्य वृद्धि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्पादों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है? तो कौन सी? विकिरण विद्युत के रेडिएशन प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है कि उनकी मतलब लाइफ को बढ़ाने के लिए। कई पदार्थों की लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है विकिरण विधि में किस प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किस प्रकार की किरणों को? तो गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उप प्रसंस्करण विधि को क्या कहते हैं जो फफूंदियों के प्रभाव को निष्क्रिय करने तथा अनुकूल गुणवत्ता विकसित करने हेतु खाद्य पदार्थ के गुणों को बदलने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है? तो ये क्या कहलाता है? उच्च दाब कहलाता है, ठीक है। मतलब ये खाद्य प्रसंस्करण के ऊपर ही पूरी मतलब आपका जो योजना थी क्योंकि ये जो योजना होती है कई टॉपिक पे हर महीने एक ही टॉपिक पे मतलब हर एक टॉपिक अलग अलग होता है हर महीने का। तो इस बार आपका सब टॉपिक खाद्य प्रसंस्करण था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपका ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग किस उद्योग में किया जा रहा है? तो ये किस उद्योग में किया जा रहा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, नारियल किस प्रकार का वृक्ष है? तो नारियल किस प्रकार का वृक्ष है ये बताइए, इंपॉर्टेंट है, आया है कई बार क्वेश्चन। नारियल किस प्रकार का वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय ताड़ वृक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नारियल की खेती कहाँ की जाती है? तो नारियल की खेती कहाँ की जाती है? भूमध्य रेखा के दोनों स्थित उष्णकटिबंधीय देशों में की जाती है। तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित उष्णकटिबंधीय देशों में इसकी खेती की जाती है। हमारे यहाँ केरला, तमिलनाडु में ज़्यादा नारियल होता है। नारियल किस प्रकार के उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? तो ओलियो केमिकल के लिए, ठीक है। ओलिव ऑयल ये सब मतलब जो वो ऑयल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो बनती हैं नारियल से, ठीक है। यहाँ पर क्या करा है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य कितने लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करता है? तो 2.5 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और उन्नयन हेतु कौन सी योजना लागू की जा रही है? तो कौन सी योजना? अब देखिए, खाद्य प्रसंस्करण था उसी के लिए योजना भी बनी है, तो वो बता रहे हैं कि कौन सी योजना चल रही है प्रेजेंट टाइम में। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 115 के, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना किस अवधि के लिए संचालित की जा रही है? तो किस अवधि के लिए? 2020-21 से 2024-25 के लिए, ठीक है। ये इसी के लिए संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है किस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूद व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और इस क्षेत्र में औपचारिकरण को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये किस में है? तो ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में है, ठीक है। तो ये यही वाला होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है, भारत स्मार्ट खाद्य प्रसंस्करण। अनाज और दालों की कटाई के बाद प्रक्रिया केवल शुद्धिकरण, पीसने और मिलिंग जैसे पारंपरिक उद्देश्यों तक सीमित नहीं रही बल्कि स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी प्रेरक बन जाती। इस अवधारणा को क्या कहते हैं? तो स्मार्ट खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं इस अवधारणा को, ठीक है। 118 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ या पूरक जो बुनियादी पोषण से परे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रास्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रास्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे जो भी कहेंगे आप। अब देखेंगे यहाँ पर स्मार्ट खाद्य प्रसंस्करण में के प्रमुख तकनीक कौन से हैं? तो स्मार्ट खाद्य प्रसंस्करण के प्रमुख तकनीक कौन कौन से हैं?
तो प्रमुख तकनीक कौन से? इंटरनेट ऑफ थिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है और स्वचालन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना जुलाई 1988 में की गई थी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, हो सकता कहीं आ जाए। अब यहाँ पर देखते हैं, वर्ष 2023-24 के अप्रैल से फरवरी के दौरान भारतीय फल और सब्जियों के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? तो पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? 15.24% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की आकृति कार्यक्रम और संचालन कौन कर रहा है? तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आकृति कार्यक्रम का संचालन कौन कर रहा है? ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर रहा है। ठीक है, भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आकृति कार्यक्रम क्या है? आकृति कार्यक्रम क्या है? तो आकृति कार्यक्रम क्या है? सौर ऊर्जा के खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण की तकनीक। ठीक है, सौर ऊर्जा से खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण की तकनीक है ये आकृति कार्यक्रम। ठीक है, हो सकता है पूछे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका कुरुक्षेत्र हो गया, मैगजीन आपका योजना खत्म हो गया। अब कुरुक्षेत्र से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बने हैं, तो ये कुरुक्षेत्र जानते हैं क्या होता है? ये ग्रामीण जो प्रॉस्पेक्ट होता है, जो ग्रामीण से रिलेटेड सूचनाएं होती हैं इसमें दी होती हैं, कोई योजना होती है ग्रामीण से रिलेटेड, वो सब यहाँ पर दी रहती हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ ग्रामीण जीवन पर फोकस होता है ये कुरुक्षेत्र योजना, तो इसका थीम यही होता है ग्रामीण जीवन। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा? पहला क्वेश्चन बन रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो ये कौन सा मंत्रालय कर रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन तो ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है लखपति दीदी बनाने की पहल कौन सी उपयोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो कौन सी उपयोजना? एकीकृत कृषि क्लस्टर। ठीक है, यही आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है लखपत दीदी में। ठीक है, अब देखते हैं एकीकृत कृषि क्लस्टर का शुभारंभ किया गया था, तो कब किया गया था इसका शुभारंभ? इसका शुभारंभ किया गया था रांची में। ठीक है, रांची में दिसंबर 2021 में किया गया था। प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा मेरी मेहनत, क्योंकि ये सब बनाने में PDF हमको काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना ही आपसे चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए हर चीज़ें हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं आपको, कई लोग इस सब का भी पैसा लेते हैं, लेकिन हम आपके लिए हर चीज़ें पेपर तक मैं प्रॉमिस किया हूँ आपका जब तक पेपर नहीं हो जाता मैं कोई चीज़ पेड नहीं लाऊंगा, हर चीज़ फ्री में ही करवाऊंगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, किस केंद्र की परिकल्पना सीनियर CRP द्वारा संचालित इनपुट प्रसंस्करण और आउटपुट सेवाओं के केंद्र के रूप में की गई है? तो याद रखिएगा ये किसकी? आजीविका सेवा केंद्र की गई है। ठीक है, इसी के द्वारा, किस केंद्र के द्वारा? आजीविका सेवा केंद्र के द्वारा। आपके देखिए लखपत दीदी कार्यक्रम के तहत कितने करोड़ लखपति बनाने का उद्देश्य है? तो कितने करोड़ लखपति बनाने का उद्देश्य है? 3 करोड़ लोगों को लखपति बनाने का उद्देश्य है लखपति दीदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ का रहा है लखपत दीदी कार्यक्रम का प्रमुख आयाम क्या है? तो प्रमुख आयाम क्या है इसका? तो इसका आयाम क्या है? कृषि सखी। ठीक है, तो कृषि सखी इसका प्रमुख आयाम है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि सखी का उद्देश्य क्या है? मतलब उसका आयाम ये था कृषि सखी, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कृषि सखियों को प्रशिक्षण और क्या है? सर्टिफिकेट प्रदान करना और कृषि पैरा एक्सटेंशन में सहायक बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, करा कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण कितने राज्यों से शुरू किया गया है? तो इसका पहला चरण कितने राज्यों से शुरू किया गया है? तो कितने राज्यों से शुरू किया गया है? ये 12 राज्यों से शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, करा है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2015-16 में गरीबी दर कितने % थी? तो बताइए गरीबी दर कितने % थी? तो 2015-16 में गरीबी दर कितने % थी? 32.59% थी। ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय बहुगरीबी सूचकांक के अनुसार 2019-21 में गरीबी दर में कितने % की कमी आई?
तो कितने परसेंट, 19.28% की कमी आई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ का रहा है विश्व बैंक के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग कितने परसेंट बच्चे कुपोषण के कारण अविकसित हैं। तो ये कह रहा है ये कितने परसेंट बच्चे तो कुपोषण के कारण अविकसित है, 35.5%। ठीक है, कितना, 35.5%। भारत में 2022-23 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितने परसेंट रही। तो 2022-23 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 2.4% रही। अब देखते हैं यहाँ पर, ये सब क्वेश्चन मैं खुद नहीं बनाया हूँ, ये आपके क्रॉनिकल बुक में बना हुआ है। ठीक है, वही मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, किस योजना के तहत लाखों ग्रामीण परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की उपलब्ध कराया गया है। तो किस योजना के तहत, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप सबको। यहाँ पर देखते हैं पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 300 रुपये लक्षित सब्सिडी को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। तो कब तक जारी रखने की, 25 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो 25 मार्च 2025 तक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ का रहा है किसान ड्रोन का उद्देश्य क्या है। तो किसान ड्रोन का उद्देश्य क्या है, ये याद रखेंगे। किसान ड्रोन का उद्देश्य क्या है, छोटे और सीमांत किसानों को ड्रोन तकनीक सुलभ कराना। ठीक है, सुलभ बनाना, उनको जो छोटे किसान हैं उनको ड्रोन तकनीक से सिखाना। अब देखिए, ये देखिए करें, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, जिससे पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम हो और अस्थायी सिंचाई सुनिश्चित हो। तो बताइए वो कौन सी योजना है। तो वो कौन सी योजना है, तो वो योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ठीक है, जिसमें सौर पंप लगाया जाता है। ठीक है, ताकि पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम हो। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, कारण 2030 तक कितने गीगावाट अपतटीय पवन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। तो 30 गीगावाट अपतटीय पवन क्षमता स्थापित करने, जैसे भारत है तो यहाँ पर पवन ऊर्जा, यहाँ पर पवन ऊर्जा लगी हुई है ना, तो यहाँ पर यही लक्ष्य रखा गया 2030 तक 30 गीगावाट। अब देखिए यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन का रहा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक कितने मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है। तो कितना, सालाना 5 मिलियन टन। ठीक है, कितने मिलना, सालाना 5 मिलियन टन। यहाँ पर देखिए नवीकरणीय ऊर्जा में, और देखिए 2030 तक भारत में कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। आप सोच रहे होंगे ये क्या पढ़े होंगे, तो ये इससे क्या क्वेश्चन आएगा कि नहीं, यही सब क्वेश्चन पूछता है कि 2030 तक भारत में कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, 500 गीगावाट तक। यहाँ पर देखते हैं 2030 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो किस कंपनी को, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। ठीक है, इसी को। यहाँ पर देखिए कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए भविष्य के ईंधन के रूप में किसे देखा जा रहा है। तो भविष्य के ईंधन के रूप में किसे देखा जा रहा है, हाइड्रोजन और अमोनिया को। हाइड्रोजन और अमोनिया को। यहाँ पर देखते हैं 2040 तक भारत में बैटरी भंडारण क्षमता कितने गीगावाट तक हो जाएगी। तो 2040 तक भारत में बैटरी भंडारण क्षमता कितने, 200 गीगावाट तक हो जाएगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को क्या कहते हैं। तो उत्पादित हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, नवीकरणीय, तो आप इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कितने बिलियन टन की कमी लाना चाहता है। तो कितने बिलियन टन की कमी लाना चाहता है, तो 1 बिलियन टन की कमी लाना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए कितने लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है। तो 6 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। ये नहीं इंपॉर्टेंट है, लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है। ठीक है, के लिए लगभग 6 लाख ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत को डिजिटल रूप में सशक्त बनाना, डिजिटल तकनीकों उपयोग के माध्यम से नागरिकों को संभावनाएं पैदा करना भी इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं
ग्रामीण भारत में देश के शहरी हिस्सों की तुलना में इंटरनेट उपयोगकर्ता की उपस्थिति कितने प्रतिशत तक अधिक है? तो ग्रामीण भारत में देश के शहरी हिस्सों की तुलना में, ठीक है, तो 20%, ठीक है, याद रखेंगे 20%। नहीं, देखते हैं यहाँ का रहा है, भारत डिजिटल हेल्थ डेस्क में 2030 तक कितने बिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता है? तो वो कितने करें 2030 से कितने बिलियन डॉलर राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता है भारतीय डिजिटल हेल्थ टेक में? तो 37 बिलियन डॉलर, याद रखेंगे। भारतीय डिजिटल हेल्थ टेक में 2030 तक कितने बिलियन डॉलर राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता है? 37 बिलियन डॉलर तक, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, करें डॉक्टर और मरीज से डॉक्टर टेली परामर्श की सुविधा देने वाला एक राष्ट्रीय ब्राउज़र आधारित एप्लीकेशन कौन है? तो वो कौन है? ई संजीवनी ऐप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ई संजीवनी ऐप टेली मेडिसिन वाला, ठीक है, ई संजीवनी ऐप। अब देखिए यहाँ पर, खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत में कितने % ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर है? तो भारत में कितने परिवार कृषि पर निर्भर है? तो 70%, याद रखिए। किसके अनुसार? खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार। नहीं, देखते हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय का कौन सा पोर्टल संगठित श्रमिक का एक डिजिटल डेटाबेस है? तो कौन सा? ई श्रम पोर्टल, ठीक है, ई श्रम पोर्टल। नेक्स्ट देखते हैं, फसलों पर कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए गांव में ड्रोन उड़ाने के लिए महिलाओं को कौन प्रशिक्षित करता है? तो ये कौन प्रशिक्षित कर? नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमो ड्रोन दीदी यही प्रशिक्षित करता है। ड्रोन जैसे किसान ड्रोन है ना, किसानों को ड्रोन प्रशिक्षण करता है, इसीलिए नमो ड्रोन दीदी है। ये महिलाओं को क्या करता है? प्रशिक्षित करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ग्रामीण कार्यबल में लगभग कितना % हिस्सा महिलाओं का है? तो कितना %? 40% हिस्सा महिलाओं का है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, करें, सरकार ग्रामीण आबादी को डिजिटल साक्षरता कौशल प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चला रही है? तो ये कौन सी योजना चला रही है? तो याद रखेंगे, ये कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, ठीक है, यही योजना चला रही है, सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ का रहा, ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह RU टैग का प्रारंभ कब प्रारंभ किया गया? तो ये कब प्रारंभ किया गया? तो 2003 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम कब से संचालित किया जा रहा है? तो 2020-21 से संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान कहाँ पर? हैदराबाद में है। विस्तार प्रबंधन कृषि संस्थान हैदराबाद में। यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब यहाँ पर देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ियों जैसी संरचना बनाकर जल संरक्षण को क्या कहते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ियाँ बनाकर उस जल संरक्षण को क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं, ठीक है। जैसे ये पहाड़ी एरिया ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसको कंटूर खेती कहते हैं। यहाँ पर जल बजट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जल बजट लागू करने वाला देश का पहला राज्य केरला है। यहाँ पर देखिए, स्वदेशी नवाचार की पहचान कर उन्हें व्यावसायिक सहायता प्रदान करने मौजूदा नवाचार कार्यक्रम के सहयोग और उद्योग और शिक्षा जगत के बीच खाई को पाटने के लिए कौन सा मिशन उल्लेखनीय योगदान दे रहा है? तो वो कौन सा मिशन है जो उल्लेखनीय योगदान दे रहा है? ठीक है, तो वो कौन सा मिशन है? वो अग्नि मिशन है, ठीक है, याद रखेंगे, अग्नि मिशन। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार देश में लगभग कितने मिलियन गोवंश हैं? तो देश में लगभग कितने मिलियन? 303.76 मिलियन गोवंश हैं। यहाँ पर देखते हैं, स्वदेशी नस्लों में सुधार के लिए 2014 में कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया था? तो स्वदेशी नस्लों में सुधार के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया था?
तो ये प्रारंभ किया गया था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत ने वर्ष 2014-15 और 2022-23 के बीच दुग्ध उत्पादन में कितने % की वृद्धि देखी है? तो भारत ने दुग्ध उत्पादन में कितने % की वृद्धि? 58% की वृद्धि देखी है। 167 नंबर को देखते हैं, वर्ष 2022-23 में भारत की विश्व दूध उत्पादन में कितने % की हिस्सेदारी है? तो भारत की पूरे हमारे देश की हिस्सेदारी कितनी है? 24.64%। ठीक है, सोचिए पूरे वर्ल्ड में हम 24% हम ही उत्पादन सिर्फ करते हैं दूध का। अब यहाँ पर देखिए, भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में पहला स्थान है, याद रखेंगे हम पहले स्थान पर हैं। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड, देखिए यहाँ पर स्टैटिक्स भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए आपको अगर आप योजना या कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ सकते तो उसके क्वेश्चन कर लिया करिए, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ योजना और कुरुक्षेत्र में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले 6-7-8 महीने में इसी टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाए, और यहीं से बनेगा ही, कहाँ से बनेगा। ऑपरेशन फ्लड के प्रमुख 3 लक्ष्य कौन है? ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम आगे भी जितने भी क्रॉनिकल के योजना कुरुक्षेत्र आए हम उनको करवा सकें। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसका रिस्पांस अच्छा नहीं देंगे तो फिर हमको लगेगा कि आप सब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, किसमें, यह किसका है? ग्रामीण आय बढ़ाना है, कृषि उत्पादन बढ़ाना है, और ग्राहकों को किफ़ायती रूप में दूध उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो यही है ऑपरेशन फ्लड का, किफ़ायती रूप में दूध उपलब्ध कराना है यही। अब यहाँ पर देखते हैं, मई 2023 में नाबार्ड रिसर्च द्वारा एक अध्ययन के अनुसार स्वतंत्रता के समय देश में कुल दूध का उत्पादन कितना था? देश में कुल दूध का उत्पादन कितना था? तो याद रखेंगे, देश में कुल उत्पादन 17 मीट्रिक टन था। नेक्स्ट देखते हैं, 2022 में भारत में प्रति व्यक्ति गाय के तरल दूध की खपत कितने किलोग्राम थी? तो भारत में प्रति व्यक्ति गाय के तरल दूध की खपत कितने, मतलब जो गाय का वो वाला दूध है जो पाउडर वाला होता है, तरल वाला पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कितने? 59.98, ठीक है, किलोग्राम थी। जैसे देखते हैं, करा डेयरी पशु लगातार कौन सी गैस उत्सर्जन करते हैं? तो डेयरी पशु लगातार कौन सी गैस उत्सर्जन करते हैं? मीथेन। इसीलिए डेनमार्क ने क्या किया था? पशुपालन पर कर लगा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक, यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन प्रकाशित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ग्रामीण टेली घनत्व कितने % है? भारत में ग्रामीण टेली घनत्व 58.5% है। ठीक है, याद रखेंगे 58.5%। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ का रहा, किस योजना में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रावधान की परिकल्पना की गई है? तो किस में की गई है? तो ये पीएम बाड़ी में की गई है। तो पीएम बाड़ी में ये की गई है, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय संस्थान ग्रामीण समुदाय और बुनियादी बैंकिंग सेवाओं प्रदान करने के लिए स्थानीय व्यवसाय और व्यक्तियों को एजेंट के रूप में उपयोग करती है, तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें बैंक सखी कहते हैं। ठीक है, बैंक सखी जो ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, वो मतलब लोगों को जो अशिक्षित हैं, मतलब उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बैंकिंग के बारे में जानकारी दिया जाता है बैंक सखी के द्वारा। ठीक है, ने देखें, बैंकिंग सेवाएं प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं, विज्ञान प्रगति से क्वेश्चन बने हैं, जो विज्ञान प्रगति से क्वेश्चन बने हैं उसको देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, विज्ञान प्रगति में पहला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी अंतर सरकारी संस्था राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवाओं को समन्वित करती है और जलवायु डेटा इकट्ठा करती है? तो कौन करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन करता है। ठीक है, कौन? विश्व मौसम विज्ञान संगठन करता है। यहाँ पर कह रहा है, प्रशांत महासागर के तापमान और वायुमंडलीय दबाव में बदलाव लाने वाली 2 प्राकृतिक जलवायु घटनाएं कौन सी हैं? तो जो 2 प्राकृतिक जलवायु घटनाएं कौन सी हैं? अल नीनो और ला नीना है। ठीक है, अल नीनो और ला नीना है।
अल नीनो का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है? अल की बात कर रहे हैं, अल नीनो। तो अल नीनो जब एक्टिव होता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो अल नीनो जब एक्टिव होता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम वर्षा, बाढ़ वर्षा हो, सूखा और कमज़ोर मानसून। ठीक है, तो ये क्या होता है अगर अल नीनो, ठीक है, तो इसी होता है सूखा या कम वर्षा, ये सूखा या कमज़ोर मानसून कह सकते हैं जब अल होता है। ठीक है, और जब ला भी होता है तब भी दिखेंगे। यहाँ पर क्या होता है? पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह के पानी असामान्य रूप से ठंडा होने की घटना क्या कहते हैं? तो असामान्य रूप से ठंडा होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। ठीक है, यही पहला वाला क्वेश्चन सही है। अब यहाँ देखिए, ला नीना और अल नीनो सामान्य तौर पर कितने दिनों तक सक्रिय होते हैं? तो ये कितने दिनों तक सामान्य रूप से ये सक्रिय रहते हैं? तो कितने? 9 महीने 2 साल तक, 9 महीने से 2 साल तक हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 9 मंथ से 2 मंथ के बीच में हो सकते हैं। तो हो सकता है ये इतना सक्रिय हों। ठीक है, यहाँ से 9 महीने से 2 साल तक सक्रिय रह सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, हवा के उन शक्तिशाली तूफान को क्या कहते हैं जो कम दबाव वाले क्षेत्रों में विनाशकारी हवाओं, भारी वर्षा और तूफान के लहरों के साथ आते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय, यहाँ लिख दी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, चक्रवात कहते हैं उनको। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर करा भारत में प्रशांत महासागर से आने वाली तेज हवाओं को कौन रोकता है जिसके परिणाम स्वरूप अरब सागर में चक्रवातों का निर्माण कम होता है? ठीक है, तो वो कौन रोकता है? पश्चिमी घाट और हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला रोकती है। ठीक है, तो ये वाला ए वाला हो जाए, पश्चिमी घाट और हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला रोकती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ का रहा है वैज्ञानिकों ने महासागर और समुद्रों को क्या संज्ञा दे रखी है? तो वैज्ञानिकों ने महासागर और समुद्रों को क्या संज्ञा दे रखी है? तो उन्होंने क्या संज्ञा दे रखी है? तो उन्होंने संज्ञा दे रखी है ब्लू लंग ऑफ द प्लेनेट। कहीं पे है ब्लू लंग? हाँ, ये देखिए बी वाला, ब्लू लंग ऑफ द प्लेनेट की संज्ञा दे रखी है। अब यहाँ पर देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किसके द्वारा वनों के संरक्षण पर निवेश बढ़ा रहा है? किसके द्वारा वनों के संरक्षण पर निवेश बढ़ा रहा है? ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब देखिए, इनसाइड 3DS पर MCQ है। ठीक है, करा इनसाइड 3DS किस प्रकार का उपग्रह है? तो इनसाइड 3DS किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये किस प्रकार का उपग्रह है? इनसाइड 3DS। ठीक है, ये किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये किस प्रकार का मौसम उपग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे मौसम उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, करें इनसाइड 3DS को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कहाँ है? श्रीहरिकोटा, सतीश धवन यही होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ठीक है, यही है, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका नाम सतीश धवन भी है। इसरो के पास उपग्रहों को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में मदद के लिए कौन कौन से रॉकेट हैं? तो कौन कौन से रॉकेट हैं? तो ये कौन कौन से? GSLV F-14, GSLV 3, PSLV है, ए वाला सही है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उस पॉइंट को पैरोजी कहते हैं। ठीक है, पैरोजी। ठीक है, जब पास होता है तो पैरोजी, जब दूर होता है अपोजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या करा है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको एपोजी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे एपोजी कहते हैं उसको। तो यहाँ पर देखो, इनसाइड 3DS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इनसाइड 3DS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मौसम आकलन है, खोज, बचाव, पर्यावरण निगरानी, वायुमंडलीय महासागरीय अवलोकन है। ठीक है, अब देखिए कृत्रिम वर्षा पर, इसी पर क्वेश्चन बने हैं। कृत्रिम वर्षा के में बीज के तौर पर किन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा में बीज के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? जैसे UAE में और सऊदी अरब में यहाँ पर जो बारिश होती है उसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए क्लाउड सीडिंग का आविष्कार किस अमेरिकन वैज्ञानिक ने किया था?
तो विंसेंट जे शेफर ने किया था, विंसेंट जे शेफर ने किया था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं भारत में क्लाउड सीडिंग का सर्वप्रथम कब इस्तेमाल किया गया था। भारत में क्लाउड सीडिंग का सर्वप्रथम इस्तेमाल कब किया गया था? 1984 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्लाउड सीडिंग के अलावा बारिश कराने की कौन सी तकनीक है। तो क्लाउड सीडिंग के अलावा बारिश कराने की कौन सी तकनीक है? तो बादलों को आवेशित करके भी कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लाउड सीडिंग के दौरान के द्वारा कोई देश अपने यहाँ ज़्यादा बारिश करा लेता है जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे देश में कम वर्षा होती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई देश अपने यहाँ ज़्यादा बारिश, क्योंकि बादल है, बादल अपने यहाँ खींच लेता है। ठीक है, वो कुछ दिन इसी पर वार हो जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? रेन थेफ्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसी को, रेन थेफ्ट। वो पूछ सकता है कि रेन थेफ्ट क्या है। तो एक देश अपने यहाँ ज़्यादा बारिश करा लेता है, दूसरे यहाँ सूखा पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर पहला जीपीएस किस देश में विकसित किया गया था? पहला जीपीएस किस देश में विकसित किया गया था? ठीक है, तो पहला जीपीएस संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया था। यहाँ पर रूस द्वारा विकसित नेविगेशन प्रणाली को क्या कहते हैं? तो रूस द्वारा विकसित नेविगेशन प्रणाली को गलोनास कहते हैं। अब यहाँ देखिए यूरोपीय संघ द्वारा विकसित नेविगेशन प्रणाली को क्या कहते हैं? यूरोपीय संघ द्वारा विकसित नेविगेशन प्रणाली को गैलीलियो कहते हैं। गलोनास रूस का है। ठीक है, और गैलीलियो ये यूरोपीय संघ का है। अब देखिए यहाँ पर चीन द्वारा विकसित नेविगेशन प्रणाली को, ये नेविगेशन प्रणाली पर सभी है, तो बेईदो कहते हैं। इनका नाम भी अलग होता है, बेईदो कहते हैं, बेईदो। अब देखिए जीपीएस प्रणाली के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो जीपीएस प्रणाली के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो इनके 3 प्रमुख घटक होते हैं आपके अंतरिक्ष खंड, नियंत्रण खंड और उपयोगकर्ता खंड। ठीक है, बी वाला आंसर सही होगा। यहाँ पर देखते हैं कराए जीपीएस के उपग्रहों की कक्षाओं की ऊंचाई 20,200 किलोमीटर क्यों रखी जाती है? ठीक है, तो इसकी ऊंचाई उतना क्यों रखी जाती है? क्योंकि क्या होता है क्योंकि यह ऊंचाई पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, तो इसका कौन सा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, बने रहिएगा। उपग्रह से भेजे गए रेडियो सिग्नल किस रूप में भेजे जाते हैं? तो उपग्रह से भेजे गए रेडियो सिग्नल किस रूप में? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीपीएस रिसीवर की सटीकता कितने मीटर के मध्य होती है? तो जीपीएस रिसीवर की सटीकता 2.2 मीटर से 10 मीटर के बीच होती है। कितना? 2.2 मीटर से 10 मीटर के बीच होती है। भारत द्वारा विकसित स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का पूरा नाम क्या है? तो भारत द्वारा विकसित स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का पूरा नाम क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन। ठीक है, इसका नाम है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं भारत की नेविगेशन प्रणाली भारत में किसी भी स्थान पर भारत की क्षेत्रीय सीमा से कितने किलोमीटर दूर तक गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम है? तो ये 1500 किलोमीटर तक। ठीक है, याद रखेंगे 1500 किलोमीटर तक सक्षम है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करा है नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के विकास और इसके निर्बाध संचालन के लिए किस समिति की स्थापना की गई है? तो किस समिति की? तो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं नेविगेशन प्रणाली उपग्रह प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब की गई है? तो ये 2004 में की गई है। कहाँ कब? 2004 में की गई है। अब देखिए मौसम पूर्वानुमान पर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कर मौसम, भारत में मौसम विज्ञान विभाग कहाँ अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पर कह रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पर स्थित है? पुणे में। ठीक है, ये पुणे में याद रखेंगे, यहीं पर स्थित है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये बताइए ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान सूचकांक, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये
नोएडा में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर, नोएडा में स्थित है। चलते हैं देखते हैं। बृहद संहिता के रचनाकार कौन से हैं, तो ये 12 मिहिर हैं। ठीक है, तो ये 12 मिहिर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसने वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र का उल्लेख किया है, तो किसने किया है, कौटिल्य ने किया है। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र का उल्लेख कौटिल्य ने, तो उस समय भी कोई यंत्र रहा होगा, कितना सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। प्रभा मंडल की घटना कब घटित होती है, तो प्रभा मंडल की घटना जब आकाश में सिरस बादल आते हैं, सिरस बादल आते हैं जब आकाश में, तब होती है। यहाँ पर देखते हैं सिरस बादल क्या हैं, तो सिरस बादल क्या होते हैं, सिरस बादल क्या होते हैं, ऊंचाई पर बनने वाले हल्के और पतले बादल क्या होते हैं, ऊंचाई पर बनने वाले हल्के और पतले बादल सिरस बादल कहलाते हैं। अब देखिए तेंदुआ से, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में देश भर में तेंदुओं की संख्या 13,874 है। अब यहाँ पर देखते हैं एक, इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा गिरावट किस क्षेत्र में आई है, तो सबसे ज़्यादा शिवालिक पहाड़ियों और उत्तर भारत के कई इलाकों में आई है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह रिपोर्ट किस संस्था की गणना पर आधारित है, तो यह रिपोर्ट किस संस्था की गणना पर आधारित है, तो यह रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्य जीव संस्थान पर। ठीक है, तो ये किस पर, बी पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जानवरों की 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस गठबंधन का विकास किया जा रहा है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का विकास किया जा रहा है। ठीक, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित होगा, अभी नहीं है, कहाँ पर अवस्थित होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, ये भारत में, वैसे भारत में सोलर वाला अवस्थित है गुरुग्राम में, ऐसे यहाँ पर अवस्थित होगा, ये भारत में कहाँ होगा, ये हो सकता है मध्य प्रदेश प्रदेश के किसी भाग में हो। बिग कैट के अंतर्गत कौन कौन से जानवर आते हैं, इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पमुआ, जगुआर, चीता आते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए वाला सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में तेंदुओं की संख्या में प्रतिवर्ष कितने % की गिरावट आई है, तो प्रतिवर्ष कितने % की गिरावट आई है, 3.4% की गिरावट आई है। 224 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तेंदुआ वन्यजीव अधिनियम 1972 किस अनुसूची में है, तो 1972 का जो वन्यजीव अधिनियम है, ये तो पहले ये याद रखिएगा कि 1972 का वन्यजीव अधिनियम है। दूसरी चीज़ याद रखेंगे ये किस अनुसूची में है तेंदुआ, तो अनुसूची 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा पार्ट्स है। ठीक है, पैंथेरा, ये पार्ट्स नहीं पार्ट्स है। ठीक है, ये पैंथेरा पार्ट्स, ये पार्ट ऐसे होता है। ठीक है, पैंथेरा पार्ट्स है। नेक्स्ट देखते हैं, बिस्फेनॉल, इसके बारे में देखते हैं, बिस्फेनॉल क्या है, तो बिस्फेनॉल क्या है, फिनोल समूह का एक मानव निर्मित कार्बनिक रसायन है। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा, फिनोल समूह का एक मानव निर्मित कार्बनिक रसायन है। नेक्स्ट देखते हैं, बिस्फेनॉल ए का सर्वप्रथम किसने संश्लेषण किया था, तो सर्वप्रथम किसने संश्लेषण किया था, अलेक्जेंडर डायनिन ने किया था। ठीक है, अब देखिए बिस्फेनॉल ए का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये किस रूप में किया जाता है, तो ये प्लास्टिक की पानी की जो बोतल आता है, आप 20 रुपये खरीदते हैं, प्लास्टिक खाद्य कंटेनर, अग्निशमक प्लास्टिक के खिलौने, सौंदर्य प्रसाधन में बिस्फेनॉल ए का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपके क्वेश्चन में पेपर में कैसे आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये केमिस्ट्री का पार्ट में आ सकता है कि बिस्फेनॉल ए क्या है, ये भी लिख सकता है कि बिस्फेनॉल ए कौन सा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो आप वहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखते हैं बिस्फेनॉल ए किसका घटक है, तो ये किसका घटक है, पॉलीकार्बोनेट, प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन का घटक है। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 230 नंबर का, बिस्फेनॉल ए पशु मानव शरीर में कैसे प्रवेश करता है, तो ये कैसे अंतर्गढ़ा और त्वचीय संपर्क के द्वारा प्रवेश करता है। अब देखिए मौसमी विसंगतियों से क्वेश्चन है, ये विज्ञान प्रगति है जुलाई मंथ का। ठीक है, उसी से सब क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो आप हर महीने मुझसे जुड़कर कुरुक्षेत्र
नहीं पढ़ पा रहे हैं आप थ्योरी, तो इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए। मैं वो योजना नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए। विज्ञान प्रगति नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए। हो सकता है अगर 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में 1 से 2 क्वेश्चन अगर फंस गया तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो लगभग मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप कर दिए तो आपकी एक अच्छी रैंक बन जाएगी। ठीक है, जलवायु यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो जलवायु यूनानी भाषा के किस क्लाइम शब्द से बना है। ठीक है, तो ये आपका ए वाला सही है। ठीक है, और मैं इसको हर महीने लाता हूँ। ठीक है, तो क्लाइमा का अर्थ क्या होता है? तो क्लाइमा का अर्थ होता है झुकाव। ठीक है, अब देखिए जलवायु परिवर्तन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं इसको हम परिभाषित कर सकते हैं 30 वर्ष की अवधि में जलवायु तत्व में परिवर्तन के रूप में। जब जलवायु परिवर्तन होता है तो वो 30 वर्ष का देखा जाता है। 10 वर्ष का मतलब लगाइएगा, 30 वर्ष का। अब देखते हैं यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक संश्लेषण में एकीकृत करने के लिए वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किसे? प्रोफेसर विलियम डी नॉर्ड्स हार्स और पॉल रोमर को प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है वर्ष 1819 में पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म होने में ग्रीन हाउस गैस की भूमिका और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के स्तर के बीच में किसने संबंध स्थापित किया है? तो किसने संबंध स्थापित किया है ये किसने संबंध स्थापित किया है? अमेरिकी वैज्ञानिक यूनिस न्यूटन ने। ठीक है, यूनिस न्यूटन ने अमेरिकी वैज्ञानिक इन्होंने संबंध स्थापित किया है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? जैसे जलवाष्प है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। जिसमें आर्गन दिया गया नहीं है। ठीक है, आर्गन दिया गया नहीं है। ठीक है, और ये इसमें भी लगभग है ही है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये कौन सा है? जलवाष्प, ये यही सब है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस और ओजोन। ठीक है, तो ये चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध ज़्यादा गर्म क्यों होता है? तो उत्तरी गोलार्ध ज़्यादा गर्म क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का भूमि का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि की सतह का क्षेत्रफल दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है। ठीक है, मतलब जो हमारी पृथ्वी है तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो अगर हम देखा जाए तो इस साइड भूमि ज़्यादा है, इस साइड से तो अब अफ्रीका अगर देख लिया जाए थोड़ा सा पड़ जाता है दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब अफ्रीका का थोड़ा सा, और इधर तो पूरा खाली ही रहता है। इधर पूरा आपका रसिया, यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो ये सब पूरा इंडिया, चाइना, ये सब आ जाता है। तो ये इसलिए उत्तरी गोलार्ध क्या है? ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव समुद्र पर कैसे पड़ रहा है? तो कैसे पड़ रहा है? तो समुद्र का पानी का अम्लीय होना। ठीक है, ये ऐसे पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक तापमान के कारण पृथ्वी पर जमा हुई अतिरिक्त गर्मी का लगभग कितना % भाग महासागरों द्वारा सोख लिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा महासागरों द्वारा 90% द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है, 240 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वैश्विक तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के कारण कितने % अधिक वाष्पीकरण होता है? तो कितने % अधिक वाष्पीकरण? तो ये 7% होता है। ठीक है, कितना? 7% होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, 240 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आपका विज्ञान प्रगति, कुरुक्षेत्र और ये योजना और जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स के सब क्वेश्चन बने थे सब आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन और बचा है जो लास्ट में मैगजीन में दिया रहता है, उसको एक दिन करवा देंगे, आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करवाता पूरे यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे कहीं आपको इस टाइप के नहीं मिलेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।